हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। और आज मैं आपके बीच जो है बिलियन चैप्टर का ये फोर्थ बिलियन चैप्टर का ये फोर्थ वीडियोस आज बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो में आपके बीच हमेशा लाते रहूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक का नाम है आदर्श बिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है बिलियन चैप्टर क्लास 12th का। यहाँ से आप देखिएगा प्रीवियस में एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया और नीट जेई में भर भर के यहाँ से जो इसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल पूछती है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिलियन। उसका नाम क्या है? बिलियन नाम है। तो बिलियन के बारे में हम लोग सबसे पहले आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज देख रहे हैं बिलियन। तो बिलियन किसको, आदर्श बिलियन किसको कहते हैं? कहता है वैसा बिलियन, बाबू रे वैसा बिलियन जो रावल के नियम का पालन करता है। रावल के नियम का पालन करता है उसको आदर्श बिलियन कहते हैं। आदर्श बिलियन किसको कहते हैं? रावल के नियम का पालन करे उसको आदर्श बिलियन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बात को ध्यान में रखना है। आदर्श बिलियन किसको कहते हैं? वैसा बिलियन, वैसा बिलियन, वैसा बिलियन जो रावल के नियम का पालन करता है। रावल के नियम का पालन करेगा उसको आदर्श बिलियन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रावल के नियम के अनुसार जो है वाष्पशील जो है द्रव, कौन द्रव? वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है, वाष्पशील जो द्रव है, ठीक है, वो आंशिक दाब यानी पी नॉट, और ध्यान दीजिएगा आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। उस अवयव के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। तो ये बात को याद रखना है। किसके अनुसार? रावल के नियम के अनुसार। ध्यान दिया, रावल के नियमानुसार जो है वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है वह जो है उस अवयव के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। और आदर्श विलयन का जो ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। अब ध्यान दें, आदर्श विलयन के ग्राफ में क्या करना है? सबसे पहले एक कंटेनर टाइप के बना लेना है, एक कंटेनर टाइप के बना लेना है। और इसमें जो है एगो पी नॉट बी होगा, पी नॉट ए होगा, पी नॉट पी होगा, पी नॉट ए होगा। पी नॉट बी का जो ग्राफ होगा ऊपर बनेगा, पी नॉट बी का जो ग्राफ है वो नीचे बनेगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। उसके बाद आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं पी नॉट बी का, ये थोड़ा सा ऊपर, और पी नॉट ए का जो ग्राफ है नीचे। ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ ये पी ए है, और ये जो ग्राफ देख रहे हैं पी बी है। यहाँ से जोड़ देंगे पी टी। ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं। अब जहां पी नॉट ए होगा यहाँ एक्स ए का वैल्यू 1 होगा, जहां पी नॉट बी होगा वहां एक्स बी का वैल्यू 1 होगा, और एक्स बी का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। नीचे ये वेपर प्रेशर को प्रदर्शित करता है, और निचल का जो है मोल, क्या चीज ध्यान देगा, निचल का जो है वो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है, ऊपर वेपर प्रेशर को मतलब सूचित करता है। चलिए, ये पीटी डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ भी आपको भली भांति आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं आदर्श विलयन के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में, जब पूछेगा पूरा को लिखना है। कहता ए अवयव के बीच, ध्यान दें, ए अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है, बीबी अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वह ए बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बात को याद रखिएगा। कैसे? उस चीज को समझने के लिए यहाँ पे समझ ले। ए को तोड़ने में मान लीजिए 5 जूल एनर्जी खर्चा हो रहा है, बीबी को तोड़ने में 5 जूल एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो ए बी को तोड़ने में कितना जूल एनर्जी लॉस करना होगा? तो 10 जूल। कितना जूल? 10 जूल। तो ये बात को याद, यहाँ 5 जूल, यहाँ 5 जूल, और यहाँ पे डायरेक्टली 10 जूल आपको एनर्जी क्या करना पड़ रहा है? लॉस करना पड़ रहा है। तो ये जो है दोनों को जब देखिएगा तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसके बीच जो आकर्षण बल है वो लगभग बराबर होगा। डेल्टा भी जो है चेंज इन वॉल्यूम उसको कहते हैं, उसका मान 0 होगा। डेल्टा भी का मान क्या होगा? 0। मान लीजिए ए जो है 5 लीटर है और बी जो है 7 लीटर,
तो ए बी कितना लीटर टोटल हो जाएगा, तब 12 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा लीजिए, तो यहाँ पे 7 और 5 12 में से 12 डायरेक्ट घटा दीजिएगा तो कितना होगा 0, यानी डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम का जो मान है, चेंज इन वॉल्यूम का जो मान है वो कितना हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। लगभग कितना, लगभग क्या 100% 0 होगा। उसके बाद चेंज इन एंथैल्पी, ध्यान देगा, उष्मा परिवर्तन जो है उसका मान 0 हो जाएगा। उष्मा परिवर्तन का मान क्या होगा, 0 होगा। और एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, नीट में भर भर के क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से पूछा जाता है। 3 एग्जाम्पल बहुत ही हॉटेड है बाबू रे, यहां से क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, 100% क्वेश्चन पूछेगा, बिना पूछे हुए यहां से जा नहीं सकता है। तो चलिए क्या क्या है, सेम नाम अगर होगा सेम वाला तो आदर्श विलयन होगा, जैसे एन हेक्स एन या एन हेप्टेन है, ठीक है। बेंजीन तो टोलुइन। उसके बाद इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइलिन यहाँ इथाइलिन क्लोराइड ब्रोमाइड, बेंजीन टोलुइन। स्ट्रक्चर सेम है, खाली इसके माथा पर CH3 लग जाएगा, जो कि मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे अगर मेरा क्लास आप लिए होंगे तो। अब ध्यान दीजिएगा, अनआदर्श विलयन या वास्तविक विलयन, इसको बाबूजी क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन। अब ध्यान दें, अनआदर्श विलयन किसको कहते हैं, तो कहता क्या है वो समझ लीजिए, वैसा विलयन, कैसा विलयन, वैसा विलयन जो रावल के नियम का पालन चला नहीं करे, रावल के नियम का पालन नहीं करेगा, उसको कहेंगे अनआदर्श विलयन या वास्तविक विलयन कहेंगे। वैसा विलयन चला रहे, वैसा विलयन जो रावल के नियम, वैसा विलयन जो रावल के नियम का पालन, ध्यान दे, रावल के नियम का पालन नहीं करता है, रावल के नियम का पालन नहीं करेगा, उसको अनआदर्श विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए, इस ग्राफ में रावल के नियम के अनुसार Pe जो है वो P0A के बराबर होता है, लेकिन रावल के नियम का पालन नहीं करता, तब Pa डज नॉट इक्वल टू P0A। डेल्टा भी, रावल के नियम में डेल्टा भी का मान 0, तो ये रावल के नियम का पालन चला नहीं करता है, तो इसलिए 0 नहीं होगा। उसके बाद डेल्टा एच का जो मान है वो भी 0 नहीं होगा। ए के बीच में और बीबी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए बी के मध्य अट्रैक्शन फोर्स की इक्वली नहीं होगा। अब पूछेगा कि अनआदर्श विलयन कितने प्रकार के, याद रखिए अनआदर्श विलयन या वास्तविक विलयन 2 प्रकार के, कितने प्रकार के चला, 2 प्रकार के। एक का नाम पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा का नाम निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव निगेटिव। इसको धनात्मक विचलन चला कहते हैं, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक वाला को पॉजिटिव डेविएशन, ऋणात्मक वाला को निगेटिव डेविएशन, धनात्मक वाला को पॉजिटिव डेविएशन और ऋणात्मक वाला को निगेटिव डेविएशन। अब चला क्या कहता है, धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन किसको कहते हैं, कहता है वैसा विलयन जिसका जो वाष्प दाब है वो अनुमान से यदि अधिक हो जाए, यानी रावल के जो ग्राफ है उसके ग्राफ से यदि ऊपर हो जाए, वाष्प दाब अनुमान से अधिक, किससे अधिक, अनुमान से अधिक चला, उसको धनात्मक विचलन। कौन विचलन, धनात्मक, एकदम सटीक आंसर, ऑथेंटिक है। 5 नंबर के चला, यहां से क्वेश्चन पूछता है धनात्मक और ऋणात्मक में अंतर स्पष्ट करें। पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसमें अंतर भी हम लोग देखेंगे। कहता वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसका जो वाष्प दाब है चला वो अनुमान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अनुमान से अधिक जैसी होला चला, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। तो ये बात को याद रखना है। अब आगे चलिए, धनात्मक विचलन के ग्राफ को तनका सा देख लीजिए, क्या देखना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, ये जो है आदर्श विलयन का एक ग्राफ हम लोगों ने देखा था, इसी प्रकार से ग्राफ है, लेकिन इसका जो ग्राफ है वाष्प दाब अनुमान से अधिक है, ये अनुमान से अधिक है बाबू रे, ये अनुमान से अधिक है। अनुमान से अधिक यदि हो जाएगा उसको धनात्मक डेविएशन यानी धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। यहाँ इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होगा, इसका ग्राफ थनका सा नीचे। पीटी बराबर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, यह बात माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, ठीक है। एक्स ए यहाँ पे 1, एक्स बी 0, एक्स ए 0, एक्स बी कितना 1 हो जाएगा, क्लियर।
चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है चला, अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन से संबंधित कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है वो समझ लीजिए। पॉजिटिव डेविएशन से जब अंतर लिखेंगे तो इस सब चीज को दर्शाना, ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, बीबी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो ए बी के जो मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है ये दोनों में ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि ये लेस देन है। क्लियर। चलिए यहाँ पे पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी तो ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। उसके डेल्टा भी जो है पॉजिटिव होगा, डेल्टा भी जो है पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें मान लीजिए 5 लीटर मिला दिए और 7 लीटर मिला दिए तो टोटल 12 लीटर, तो इधर बनेगा 14 लीटर या 13 लीटर या 12 से अधिक बनेगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर। डेल्टा ए चेंज इन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होगा, मतलब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा यानी उष्मा शोषी, यानी उष्मा को ध्यान देगा, इसमें जो भी एग्जाम्पल होगा वो सब के सब पदार्थ उष्मा को अपनी तरफ ऑब्जर्वेशन करे, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अगर सिस्टम में कोई पदार्थ में अगर हीट एंट्री कर जाता है उसको उष्मा शोषी, और कोई पदार्थ उष्मा को बाहर निकाल देता है चला उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, ये बात को ध्यान में रख लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विलयन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते विलयन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा विलयन बढ़ेगा। एग्जाम्पल भर भर के यहाँ से क्वेश्चन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन इथेनॉल, बेंजीन इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल। ये एग्जाम्पल में भर भर के क्वेश्चन बाबू यहां से क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, ये बात को ध्यान में रख लेना है। निगेटिव डेविएशन चला, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? निगेटिव डेविएशन को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक विचलन, वैसा विलयन जिसका वास दाब अनुमान से कम हो जाता है, अनुमान से कम निगेटिव डेविएशन, अनुमान से कम निगेटिव डेविएशन, अनुमान से कम निगेटिव, वैसा विलयन चला, ध्यान दीजिएगा, वैसा विलयन, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना है। कहता वैसा विलयन जिसका वास दाब अनुमान से अधिक नहीं हो, मतलब कम अगर हो जाता है उसको निगेटिव डेविएशन कहते हैं, निगेटिव डेविएशन कहते हैं, निगेटिव डेविएशन कहते हैं, निगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ जो है रॉल्स लॉ आइडियल विलयन का है। अनुमान से कहता अधिक, अनुमान से कहता है अधिक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ग्राफ है, इसके ग्राफ से नीचे, इसके ग्राफ से ये नीचे, इसके ग्राफ से ये नीचे बन रहा है। क्लियर। ईतन का ऊपर बनेगा, ईतन का नीचे आई, पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, बार बार हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका ग्राफ। अब इससे संबंधित कुछ कुछ पॉइंट्स बनता है। ए के बीच में जो फोर्स लगेगा, बी के बीच में जो फोर्स लगेगा वह ए बी से कम लगेगा, इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान कम होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, डेल्टा भी का मान निगेटिव, डेल्टा एस का मान भी निगेटिव, यानी घटेगा, डेल्टा भी घटेगा। और घटेगा कब? जब कोई पदार्थ में से हीट बाहर निकल रहा है बाबू, जब बाहर निकलेगा डेल्टा एच का मान निगेटिव हो जाएगा। टी जब बढ़ेगा तो विलयता भी, ध्यान दिए, टी बढ़ेगा विलयता घटेगा, 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 टी बढ़ेगा विलयता घटेगा। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, कहता है क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन CH3COCH3 CHCl3 और एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है चला CH3COCH3 CH3। इसके बीच में ध्यान दिए, इसके बीच में जो ये जो बन रहा है स्ट्रक्चरल क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम करता है। ग्राफ को भी बना लीजिएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, चला एग्जाम्पल यहां से हम कहे हैं बार बार, एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट वगैरह में, कहता वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह निगेटिव डेविएशन का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। वाटर और क्या चीज, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक एसिड, बेंजीन और एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। वाटर नाइट्रिक एसिड, वाटर नाइट्रिक एसिड, वाटर नाइट्रिक एसिड, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछले है, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन में अंतर, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन में अंतर स्पष्ट करे तो इसका अंतर निम्नलिखित है जो कि यहाँ पे दिया गया है। चलिए एक एक करके इसके बारे में, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है वो समझ लीजिए। ए ध्यान दिए, ए और बी अवयवों के बीच जो कार्यशील बल है, ए और बी, ए और बीबी के से कम होता है, ए और बीबी से क्या होता है, कम। उसी तरह से यहाँ पे ए और बीबी के बल ए बी से क्या होता है, ए बी से कम होता है, ए और बीबी से कम होता है। ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पे, बस थोड़ा सा का अंतर है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स है, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स है और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे क्या कहता है, चला अब आगे कहता है, दो अवयवों के मिश्रण की जो प्रक्रिया है उष्माशोषी है, यानी उष्माशोषी होती है, डेल्टा एच जो है वो धनात्मक होता है। इसमें कहता है दो अवयवों, ध्यान दिया, दो अवयवों के मिश्रण की जो प्रक्रिया उष्माक्षेपी है और इसमें डेल्टा एच का जो मान है निगेटिव होता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, चला कहता क्या है वो समझ लीजिए। कहता ये है कि मिश्रण के आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योगफल से अधिक होता है, योगफल से अधिक, डेल्टा भी धनात्मक, डेल्टा भी धनात्मक। आगे कहता है मिश्रण का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योगफल से कम होता है, योगफल से कम, डेल्टा एच, डेल्टा भी जो है ऋणात्मक होता है। ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है, ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। ध्यान दिया, बढ़ेगी विलयता कब, बढ़ेगी विलयता कब, जब ताप को बढ़ाएंगे, कथी में, धनात्मक में। ताप बढ़ाने पर विलयता घटेगी कब, जब ऋणात्मक विचलन होगा तब। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, स्थिर क्वाथी, कौन क्वाथी बाबू, स्थिर क्वाथी। इसको आगे अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक। ध्यान दीजिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसका जो है एनसीईआरटी बुक कहता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है वैसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है। सबसे पहले वैसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर बाबूरी उबलता है, एक निश्चित ताप पर क्या करता है, उबलता है। और निश्चित ताप पर उबलता है तो कहता है ऐसे आंशिक श्रवण विधि द्वारा दोनों अवयवी द्रवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता क्या, वैसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, वैसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और ऐसे आंशिक श्रवण विधि द्वारा, ऐसे आंशिक श्रवण विधि द्वारा दोनों अवयवी द्रवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ये बात को ध्यान में रखना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक का नाम है न्यूनतम स्थिर, न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण, अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है,
आगे कहता है न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण किसको कहते हैं। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। कहता है, क्या कहता है वो समय, ऐसा मिश्रण जिसके मोल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच खींचे गए न तो अधिकतम न ही न्यूनतम होता, उसको न्यूनतम मिश्रण कहते हैं। न्यूनतम मिश्रण, न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है, ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए फिर से समझ लीजिए क्या कहता है वो समझ लीजिए। कहता है न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण किसको कहते हैं। कहता है ऐसा मिश्रण जिसके मोल प्रभाज वाष्प दाब खींचे गए ग्राफ, खींचे गए जो ग्राफ है वो न तो अधिकतम होता है बाबू और न ही न्यूनतम होता है, तो उसको न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में, ये न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण का ही ग्राफ है। चला रे, ध्यान दो। सबसे पहले इसको खींच लेंगे, खींच लेने के बाद थोड़ा सा ध्यान दिए, इसको डॉट लाइन से ऐसे मिला दिए, क्लियर, डॉट लाइन से इसको मिला दिए, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है वो समझ लीजिए। इसको जो है कटोरी के आकार के थोड़ा सा इसको खींच दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, फिर ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पे 373 351.5 केल्विन, एक्स नहीं केल्विन होगा, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाष्प दाब है, आई टेम्परेचर नीचे वाला, तो यहाँ पे ध्यान दिया 351 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जो है इथेनॉल भी और कौन, जल भी, दोनों। इथेनॉल कितना प्रतिशत, 95, और जल कितना परसेंट, 5%। ये जो है न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, इथेनॉल और जल कितना कितना परसेंट, 95% इथेनॉल, 5% जल को जब मिलाएंगे कितना पर, 351 केल्विन पर, ठीक है। ये लगभग न तो ज्यादा ग्राफ ऊपर जाएगा न ज्यादा ग्राफ नीचे जाएगा, और निचल का मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं, ये वाष्प दाब को डिनोट करता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है, इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लेना है। अब अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण किसको कहते हैं, चला ध्यान दो। कहता है क्या, द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब का जो वक्र है, वाष्प दाब के वक्र में न्यूनतम चढ़ाव में, न्यूनतम चढ़ाव में कहता है क्वथनांक अधिकतम उतार होता है। क्वथनांक का अधिकतम क्या होता है, उतार होता है, देख लीजिए अधिकतम उतार होता है। तो कहता है अधिकतम उतार होता है तो उसे अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं, अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्राफ आप देखते हैं ये न्यूनतम क्वथनांक वाले हैं, और इसमें जो है इसको इस तरह से मिला दिए, और इसमें थोड़ा सा क्वथनांक में उतार, वाष्प दाब में भी बहुत ज्यादा उतार है, और यहाँ पे इस टेम्परेचर यानी 381 केल्विन ताप पर जो है दोनों एक समय अवस्था स्थापित कर लेता है। ये टेम्परेचर को डिनोट करता है, और यहाँ पे जो है मोल प्रभाज को, और HCl 22.2 और वाटर जो है 77.8%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, भर के क्वेश्चन बाबू पूछेगा, यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछेगा, तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देख लीजिए, अब आगे क्या है वो समझ लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो तनका देख लीजिए क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कहता है हेप्टेन और ऑक्टेन को परस्पर मिश्रित कर ठीक है विलयन बनाते हैं जिसका वाष्प दाब इतना है और क्रमशः इतना है। कहता है 5 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम कथी ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब कुल कितना होगा। चलिए चला तनका सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हेप्टेन का फॉर्मूला लिख लिए C7H16 और ऑक्टेन का C8H18 होगा। अब आगे क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। चला रे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेप्टेन तो 12 × 7 और 1 × 16। ध्यान दीजिएगा 3 गो कार्बन के 12 याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 16 याद रखिएगा, ऑक्सीजन का 1। इतना याद अगर कर लेते हैं तो समझिए लगभग न्यूमेरिकल यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये बात हम कहला कह दिए, तो अभी तक जो भी उन लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया होगा इसी के इर्द गिर्द नचता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से 100 ग्राम मोल इनवर्स होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्टेन का निकालेंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन में 12 × 8 1 × 18,
तो 114 आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। अब आगे देखिए, ये जो है मॉलिक्यूलर मास। अब थोड़ा सा एक मिनट चलिए, यहाँ पे जो गिवन मास है दिया गया, जो द्रव्यमान है 25 ग्राम है, ठीक है, और कथी के हेप्टेन का 35 ग्राम, ऑक्टेन का, तो नंबर ऑफ, ध्यान दिया, मोल नंबर ऑफ हेप्टेन का गिवन मास बटा मोलिकुलर मास होता है। तब 25/100 1/4, 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25। अब उसी तरह से हम लोगों को निकालना है क्या, मोल नंबर ऑफ ऑक्टेन, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। गिवन मास 35 और मोलिकुलर मास 114 ऑक्टेन का आया है, तो इसको जब काटिएगा तो 0.31 के लगभग आता है अप्रॉक्स में। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है हेप्टेन का, मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑक्टेन का, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं और इसको दोनों को कथी करेंगे, नीचे में जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद लगभग ऊपर 25 और नीचे 56, पॉइंट को हटा दीजिए, तो पॉइंट कितना आएगा 44। ठीक उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन के जो मोल नंबर कितना निकला है 0.31, तो 0.31 अब बटा में फिर उसी से 0.31 और प्लस 0.25 इस तरह से ऐड कीजिएगा, 31/56 और काट दीजिएगा तो कितना आएगा 0.55 आएगा। अब ध्यान, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट का मान दिया हुआ है, एक्स ए का मान अभी जस्ट निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और ऑक्टेन का। अब इसको मल्टीपल करके गुना कर दीजिए, फिर उसी तरह से जो है पी नॉट बी का मान दिले है, और ध्यान दीजिएगा एक्स बी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले 0.55, इस तरह से कैलकुलेशन कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ कुल कहता है, तो कुल में क्या करना है, पी ए प्लस पी बी दोनों को जोड़ देना है, पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी। इस तरह से जोड़ने के बाद जो आया ये आपका एकदम सटीक आंसर है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और फिर इस न्यूमेरिकल को कीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, मतलब समझिए तो इस टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का रीड जिसको कहते हैं ना बाबू रे, रीड अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए, इसका 4 गो प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए, समझिए कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है वो समझ। अनुसंख्यक गुणधर्म किसको कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंग्लिश में कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, कहता वैसा गुणधर्म जिसमें विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर न करे, उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है, कहता वैसा, ध्यान दे, वैसा गुणधर्म यानी वैसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर तो निर्भर करता है, लेकिन विलेय की प्रकृति पर निर्भर चला नहीं करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलेय की प्रकृति मतलब उसका आकार, उसकी प्रकृति कैसी, रासायनिक प्रकृति कैसी, उस पर निर्भर चला नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो उसको अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, एकदम चिला भर के पूछता है क्या, अनुसंख्यक गुणधर्म कितने बातों पर निर्भर करेगा, तो निर्भर चला 4 बात पर करता है। कौन कौन, तो इतन करे गलती लिखे, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा एकदम। पूछे अनुसंख्यक गुणधर्म कितनी बातों, 4 बात पर निर्भर, अनुसंख्यक गुणधर्म कितनी बातों, 4 बातों पर निर्भर करता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर में एकदम भर के चला क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो प्रासरणी दाब, कौन दाब चला, प्रासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बात भर भर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। चला जब पूछता है तो इसको रटा रटी करके याद कर लेना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रासरण थोड़ा सा ध्यान देगा, प्रासरण देख लीजिए सही लिखा हुआ है, कहता है जिस तनु विलयन का बिल आया किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में
प्रसारित होता है। तो सांद्र विलयन में जब घुसेगा तो उसका प्रसार होगा, बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो उसी को प्रासरण कहते हैं। ध्यान देगा, जिस तनु विलयन का विलायक किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रवेश करता है और वो प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, उसको प्रासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा चेला, क्या ध्यान देना है, प्रासरण को प्रदर्शित करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है एबे नॉले नामक वैज्ञानिक। कब किया? 1748 ईस्वी में। और कहाँ के वैज्ञानिक है चला? फ्रांस का। भौतिक शास्त्री है। कौन शास्त्री? भौतिक शास्त्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एगो बीकर है, ए में लगा दिए मच्छरदानी, ठीक। तो ये तनु विलयन है और ये सांद्र, यहाँ पे ध्यान दिया, ये विलायक है। तो ए में से कणवा निकल के अब विलयनमा में जाएगा तनु विलयन, तो इसका लेयरिंग धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका प्रसार होगा। इसको शॉर्ट में एसपीएम जो लिख ले हैं, इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसमें से कौन जाके एंट्री करेगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। प्रासरण दाब से संबंधित आगे हम लोग, प्रासरण से संबंधित आगे हम लोग बहुत सारा चीज को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसे फूल मुरझायल है, फूल मुरझायल है, पानी छिड़क दीजिए, फूल खिलखिला उठता है। समुद्र की किनारे में रहने वाला व्यक्ति को क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में नमक चला जाता है, तो उसको सोफा कहते हैं। सोफा मतलब मोट टाइप के। उसके बाद कच्चा आम का जो अचार है चला, कच्चा आम के अचार, उसको काट दीजिए, उसमें नमक मिला दीजिए, तो देखिएगा धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। चला क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा